न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पटना में पीएम मोदी का रोड शो फ्लॉप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ पहुंचे गृहमंत्री। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बयान, भारत की तरक्की की कहानी अब दुनिया की मंजूर। तो खबरें विस्तार से। पटना में पीएम मोदी का रोड शो फ्लॉप। पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम पटना में एक रोड शो किया। रोड शो में बिहार भर से हजारों लोग हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति वाले नारे लगाते हुए एकत्र हुए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। पिछले महीने मधुबनी जिले में एक रैली में पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषियों को दंडित करने का संकल्प जताने वाले मोदी को ने चुनावी राज्य में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने के बाद पटना में एक रोड शो किया। वही पीएम मोदी के रोड शो का कांग्रेस पार्टी ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री का काफिला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुजर रहा है, लेकिन रोड शो में भीड़ नहीं दिख रही है, जैसा कि अक्सर प्रधानमंत्री की रैलियों में जनसभाओं में देखा जाता है। बता दें कि एक दिन पहले भाजपा नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोगों से प्रधानमंत्री के रोड शो में नहीं जाने की अपील की। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल की वीडियो की पुष्टि की गई है। हालांकि रोड शो भीड़ तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका नजारा क्या है। रोड शो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री का पटना में बढ़ती अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ पहुंचे गृहमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृहमंत्री ने पुंछ का दौरा किया है। 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे गृहमंत्री का स्वागत जम्मू एयरपोर्ट पर राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारियों ने किया। इस दौरान वे न केवल सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों की पीड़ा भी सुनेगी। BSF मुख्यालय में जवानों से मुलाकात और सिंह सभा गुरुद्वारे में दर्शन करने के साथ ही वे शहीदों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। इस दौरे को बेहद संवेदनशील और अहम माना जा रहा है। गृहमंत्री की यात्रा से ठीक पहले BSF के शीर्ष अधिकारी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पुंछ और आसपास के इलाकों में व्यापक तैयारियां की। सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन तलाशी और अतिरिक्त नाके लगाकर निगरानी तेज कर दी गई। यह दौरा केवल सुरक्षा आकलन तक सीमित नहीं, बल्कि स्थानीय जनता के मनोबल और सरकार के संवेदनशीलता को दर्शाने वाला है। गृहमंत्री जम्मू से सीधे राजभवन पहुंचे, जहां एकीकृत मुख्यालय की बैठक में शामिल होकर उन्होंने सुरक्षा की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद वे पुंछ रवाना हुए, जहां शुक्रवार सुबह उन्होंने BSF के टेक्निकल मुख्यालय का दौरा कर जवानों से संवाद किया। इसके साथ ही गोलाबारी प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी स्थिति को समझने के लिए वे सिंह सभा गुरुद्वारे और अन्य इलाकों में भी पहुंचे। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री सिंधिया CI कार्यक्रम में पहुंचे, कहा भारत की तरक्की की कहानी अब दुनिया की मंच पर। दिल्ली में आयोजित एक प्रमुख औद्योगिक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि बीते 11 वर्षों में देश की अभूतपूर्व आत्मविश्वास के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा है कि आज भारत 140 करोड़ नागरिकों के भरोसे और मेहनत से 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस उपलब्धि में देश के उद्योग जगत की भागीदारी को भी अहम मानते हुए उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने को एक सौभाग्य बताया। सिंधिया ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि देश की तरक्की केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सोच और विश्वास में भी दिखाई देती है। आज भारत सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने यह भी कहा है कि देश के कारोबारी समुदाय ने लगातार सरकार की नीतियों में सहयोग किया है और इस साझेदारी ने भारत को एक नई पहचान दी है। कि वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। CI एक ऐसी संस्था है जो भारत की विकास और प्रगति की निरंतर चक्र में सदैव CI के मेंबर्स ने अपना योगदान दिया है। और आज का जो समिट का टॉपिक था, विश्वास बांधना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो केवल CI या भारत के स्तर पर नहीं, लेकिन एक एक नागरिक के स्तर पे भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में
भारत के 140 नागरिकों को एक विश्वास के रिश्ते में पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया है, पूर्ण रूप से उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है और आज भारत अग्रसर हो चुका है। जो 11वीं आर्थिक शक्ति होती थी, आज चौथी सबसे बड़ी विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है। अपना आत्मविश्वास, अपनी विचारधारा और अपना आध्यात्मिक शक्ति को भी विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में भारत ने उभारा है और इसी श्रेणी में अगले 25 वर्ष भी, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अमृतकाल से शताब्दी काल की सफ़र तक हम सबको एड़ी चोटी करके, मेहनत मशक्क़त करके भारत माता के परचम को विश्व पटल पर लहराना। सर, सरकारी बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम पर ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा के सिंदूर वितरण कार्यक्रम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना के शौर्य पर सियासत करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी और भाजपा हमला बोलते हुए टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के अलग अलग राज्यों में जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने बंगाल के अलीपुरदौर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंदूर खेला और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। इसके अलावा ममता सरकार की भ्रष्ट नीतियों को लेकर भी हमला बोला। Let me reply your question now in English. What Modi ji had said today, we are not only shocked, but it is very saddening to hear the voice of Prime Minister when all the opposition team, they are representing the country, the world, they are taking bold decision to protect the country's interest, national interest. Obviously, always we protect the country because it is our motherland. We will do that. But at that time, is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country, and his presence of him? His minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. But please remember, time is a factor. You must remember the timing. Our representative, Abhishek Banerjee, is also in the team and he is shouting his voice every day against the terror, against the terrorism. And at that time, Mr. Modi ji, not as a Prime Minister, you are as a Prime Minister, as a BJP President, you are criticizing the government, which government is giving you full support, defending the country like anything, and you are accusing the government, and do you want to blame the opposition at this time, at this hour, to politicize the things? Just as a BJP leader, Jumla party, BJP Jumla party, some people are saying, it is not I am saying, that hopping, dupping, Jagan's party, who are doing garbage of lies, they loot and scoot the country, and it won't look nice to talk in this manner, in a big way. Regarding Operation Sindoor, though I don't have any comments, but please remember, every woman, they have a respect. They take Sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving Sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us
to open our mouth. Am I clear? मैडम बढ़ते अगली खबर की ओर। NITI आयोग की बैठक में नहीं पहुंची ममता सरकार तो पीएम मोदी ने लगाई फटकार। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लपेटे में ले लिया है। इस बार पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार राज्य के विकास के साथ राजनीति खेल रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी हर दिन 24 घंटे राजनीति खेल रही है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास को कभी प्राथमिकता दिया ही नहीं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी भी इन लोगों ने वेस्ट बंगाल से सही से लागू नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी ने राज्य में 16 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को रोक दिया, जिन्हें पिछले साल ही कर लिया जाना चाहिए। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। साथियों, केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को यहां लागू किया भी गया है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई। इनको पिछले साल तक पूरा हो जाना था। 4000 किलोमीटर तो छोड़िए, यहां 400 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बन पाई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं, लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट है। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगली खबर, पुणे में चल रही एनडीए की पासिंग आउट परेड। भारत की रक्षा सेवाओं के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 महिला कैंडिडेट्स ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है। ये सभी महिला कैंडिडेट्स अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा के लिए भी तैयार है। वहीं पुणे में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड चल रही है। परेड की समीक्षा जनरल वीके सिंह, एवीएसएम वाईएसएम मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व थल सेनाध्यक्ष ने की। देखिए वीडियो।
बढ़ते अगली खबर क्या। सीडीएस जनरल चौहान जा रहे सिंगापुर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 40 देशों की मिलिट्री लीडरशिप से होगी बात। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह एशिया के प्रमुख रक्षा एवं सुरक्षा शिखर सम्मेलन शांग्री-ला वार्ता में भाग लेंगे और कई देशों के सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस कार्यक्रम में 40 देशों के नेता हिंद प्रशांत सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह सम्मेलन रक्षा सहयोग को सशक्त करने, आपसी सुरक्षा हितों पर विचार करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जनरल अनिल चौहान अपने दौरे पर ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका सहित कई देशों के रक्षा बलों के प्रमुखों और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से द्विपक्षीय बैठक करें। अगली खबर, रेवंत रेड्डी के बयान से आया सियासी उबाल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उन्हें 140 करोड़ भारतीयों को बताना चाहिए कि हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हमारे कितने राफेल विमान मार गिरे। रेड्डी ने यहां जय हिंद नाम से आयोजित रैली को संबोधित करते हुए यह भी जानना चाहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष शुरू करने से पहले सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई थी, जबकि पड़ोसी देश के साथ सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने से पहले उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने पीएम से पूछा, इस छावनी के सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था। तेलंगाना में निर्मित युद्धक विमानों ने हमारे देश के सम्मान को बनाए रखा। नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए राफेल विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि कितने राफेल मार गिराए गए। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि हालिया युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कितने राफेल विमान मार गए। आप हमें इसका हिसाब दें। वहीं रेवंत रेड्डी ने साफ कहा है कि राहुल गांधी इस स्थिति को अलग तरीके से संभालते। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो वह पीओके को वापस लेकर जरूर आते। अगली खबर, सेना का मनोबल तोड़ रही कांग्रेस। बीजेपी बोली, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबूत गैंग खुश नहीं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते हुए कहा है कि सबूत गैंग खुश नहीं है। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर उन्होंने कहा कि सांसद घूमने नहीं गए हैं, भारत के पक्ष को विश्व के दरबार में रखने गए। इसमें तो आपके सांसद भी हैं। राहुल गांधी जयराम कह रहे हैं कि सांसद घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत को पॉजिटिव नजरिए से देख रही है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब आतंकियों को पीएमओ ने बुलाया था। हमें वो भी दिन याद रखना चाहिए जब आतंकियों की लाशें देखकर सोनिया जी रो पड़ी थी। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गई। डीजीएमओ ने सारे तथ्य पेश किए। कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देख, मृत देह को देखकर वो रोती थी। उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। और मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं, बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं, बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया।
बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए, देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयर बेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनकी हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ, कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं तो पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि यह आपका ही बयान है। अगली खबर, टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट ने कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर रेड मारी है। ये रेड टेरर लिंक की चल रही है जांच के मद्देनजर की गई है, जिसकी जानकारी अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को दी गई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए एक बड़ी जांच का हिस्सा था। सीआईके ने जिन इलाकों में छापेमारी की है उनमें पुलवामा, शोपियां, बडगाम, श्रीनगर और बारामूला शामिल है। एजेंसी की टीमों ने क्षेत्र में एक्टिव आतंकी नेटवर्क से जुड़े सबूत जब्त करने के लिए छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से लड़ने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, कांग्रेस ने विदेश गए डेलीगेशन पर सरकार से पूछे सवाल। पहली बार कांग्रेस ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को इसको लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 1-2 को छोड़कर अभी तक कोई बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय प्रतिनिधिमंडल से क्यों नहीं मिला। यह जो 7 डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, यह सब अंडर सेक्रेटरी, भूतपूर्व सदस्यों वगैरह के अलावा किससे मिले? इक्के दुक्कों को छोड़कर अभी तक कोई बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनमें क्यों नहीं मिला? सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की 7 टीमें विदेशों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख रखने गई। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए भारत का यह एक बड़ा कूटनीतिक अभियान। कुछ सवाल हैं जो भारतीय मीडिया नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको तो फुर्सत ही नहीं है सरकार की ढाल बने रहने से। तो सोचा, मन में आया कि हम ही पूछ लेते हैं। ये जो 7 डेलीगेशन दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, ये अंडर सेक्रेटरी और भूतपूर्व सदस्यों को छोड़कर कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले अभी तक? तो कुछ सवाल हैं। ये डेलीगेशन कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं? ये डेलीगेशन जहां जहां गए हैं, क्या उन देशों ने 2 टूक औपचारिक बयान देकर भारत का समर्थन किया है? क्या उन देशों ने खुलकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोला है? क्या ये जो डेलीगेशन गए हैं, ये विदेशी मीडिया से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? और अंत में एक सवाल, इन सारे डेलीगेशंस के जाने का भारत को क्या फायदा हो रहा है? क्या हमारे पक्ष में एक माहौल बन रहा है?
मुझे लगता है इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। डेलीगेशन मोदी जी ने भेजे हैं, विपक्ष ने उनका साथ निभाया है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है ये भी देश जानना चाहता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेज, 900 बांग्लादेशियों को भेजा जाएगा वापस। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने राजधानी में रह रहे करीब 900 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है। क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के बाद इन नागरिकों को देश से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। पिछले 6 महीने में दिल्ली से करीब 700 अवैध बांग्लादेशियों को निकाला गया। सरकार की पुश बैक पॉलिसी के तहत इनकी वापसी की गई है। बीएसएफ के अनुसार देश की पूर्वी सीमा के पार सबसे अधिक निर्वासन के मामले दिल्ली से सामने आए हैं। भाजपा शासित राज्यों समेत देश के कई हिस्सों में जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई। स्थानीय एजेंसियों ने इन लोगों को हिरासत में लेकर उनकी कानूनी जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं